अलार्म लगातार बज रहा था। अलार्म की आवाज से मेरी नींद टूटी। आंखें खोलने पर भी कुछ देर तक मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। छत का फैन पूरे स्पीड से घूम रहा था। खिड़की के बाहर से पुरानी कूलर की खटखट की आवाज भी आ रही थी। रोशनदान से छनकर सूरज की रोशनी कमरे की दीवार के कुछ हिस्से को पीला किए हुए थे। नीचे पानी की मोटर की आवाज के साथ साथ मकान मालकिन की कर्कश आवाज मेरे कानों में पड़ी। अब तक जो मस्तिष्क शून्य हुआ था वह समझ चुका था कि मैं अपने किराए के रूम में पड़ा हूँ। ओह, इससे पहले जो घट रहा था वह सपना। मैंने हाथों से टटोल कर टेबल लैंप जलाया और अलार्म बंद किया। घड़ी पर नजर डाली, सुबह के 7:30 बज रहे थे। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। ओह, देर हो रही थी। आज मेरे पहले केस की हियरिंग थी जिसमें बतौर लायर मैं पेश होने वाला था। उसके संबंध में कुछ तैयारी भी करनी थी। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। आज पहली बार मैंने बैंड बांधा था। रूम से निकलते निकलते फिर भी 9 बज गए थे। मैं तेज कदमों से बस स्टैंड की ओर चलने लगा जो कि मेरे रूम से 500 मीटर की ही दूरी पर था। अब भी मैं थोड़ा अस्त व्यस्त सा था। बस स्टैंड पर काफी भीड़ थी। वैसे भी वर्किंग टाइम पर यहाँ काफी भीड़ रहती है। स्कूल और कॉलेजों के छात्रों से पूरा स्टैंड गुलजार था। मैं भी अपना बैग संभाले एक और खड़े होकर भीड़ छटने का इंतजार करने लगा। अचानक मेरी नजर बस स्टैंड के कोने पर खड़ी उस लड़की की ओर चली गई। एकदम अलग, वह अकेले ही खड़ी थी। शक्ल सूरत से मैंने उसकी अवस्था का अंदाजा लगाने की कोशिश की और जहां तक मुझे समझ आया वह कॉलेज स्टूडेंट तो नहीं लग रही थी। मेरी नजर बार बार बस स्टैंड के कोने में खड़ी उस लड़की की ओर चली जाए। भीड़ से थोड़ा दूर वह कुछ ऐसी खड़ी थी मानो वह इसका हिस्सा ना हो। सफेद शर्ट के साथ नीली जींस, पैरों में शूलेस शूज और पीठ पर लदा पिट्ठू बैग। कम से कम पहनावा उसे मॉडर्न बता रहे थे। चेहरा भी आत्मविश्वास से भरा हुआ। मैंने एक बार फिर ध्यान से देखा। सहसा मुझे याद आया कि यह तो ठीक वैसे ही है जैसी मैंने सपने में देखा था। ठीक वैसे ही जो किले के सामने ऊंचे उठे चबूतरे पर दिखी थी। मैंने दिमाग पर जोर दिया और कुछ याद करने की कोशिश करने लगा। हाँ, कपड़े भी उसी ढंग के, वैसे ही कुछ अपने में खोई हुई। तो क्या मेरा सपना सच है? वास्तविकता में यह चरित्र मौजूद है। वैसे भी लोगों का मानना है कि रात्रि के आखिरी पहर में देखे गए सपने सच होते हैं और जल्द ही पूरे होते हैं। मैंने तो एकदम सुबह इसे देखा है। मन ही मन में खुश भी था और थोड़ा आश्चर्यचकित भी। मैंने आंखों को भींचकर गीला किया और एक बार फिर उस ओर देखा। वह अब भी वहीं खड़ी थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या यह सपना था या यह वास्तविकता थी। यह सब इतनी जल्दी सच होगा, इसकी तनिक भी आशंका मुझे नहीं थी, किंतु यह सब हो रहा था, वो भी वास्तविक रूप में। मैं इससे कैसे बात करूं? वो कौन है? यह जानना मेरे लिए बहुत आवश्यक हो चला था, क्योंकि यह मेरे जीवन से जुड़ता सा मालूम हुआ। और क्यों नहीं, आखिर इन मोहतरमा को मैंने स्वप्न में जो देख रखा था। मैंने नजर छिपाकर फिर एक बार उस ओर देखा। वह इन सब से बेखबर अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। चेहरे पर सुकून के भाव थे, ऐसे जैसे हाँफते शहर से उसे कोई मतलब ही न हो। वह ऐसे सरोवर जैसी थी जो गंभीर होने के साथ ही साथ स्थिर भी हो, बिल्कुल इन बेचैन लहरों से अलग। उससे खुद सुकून प्रस्फुटन के माध्यम से चारों ओर बिखर रहा था। कई दिनों से जो बेचैनी मेरे भीतर पल रही थी वह उसके सामीप्य मात्र से घटती सी दिखाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे उसकी ओर खींचता चला गया। उसमें कुछ तो था जो मुझे आकर्षित कर रहा था। ऐसा शांत और सुकून भरा चेहरा मुझे आज तक नहीं मिला था। मैं उसकी ओर बढ़ तो रहा था, किंतु समस्या यह थी कि मेरे इस काम को कहीं वो दृढ़ता न समझ बैठे और कोई बखेड़ा खड़ा न हो जाए, तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पर मैं क्या करूं? बात तो मुझे करनी ही थी।
आज पहली बार मुझे खुद पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। सही कहते हैं सारे दोस्त, लड़की से बात करना कैसे शुरू किया जाए मुझे इसका सलीका नहीं। पर मैं पीछे नहीं हट सकता था क्योंकि उसकी सादगी और ताजगी मुझे ऐसा करने से रोक रही थी। फिर यह वही थी जो बार बार मुझे सपने में दिखती है। मेरा कहीं ना कहीं इससे कनेक्शन तो है। लगातार जारी रखने वाली खोज आज पूरी होती जो दिख रही थी। तो क्या यही थी वो स्वप्न सुंदरी जिसका इंतजार मैं वर्षों से कर रहा हूँ? मैं यही सब सोचते हुए उसके करीब तक पहुंच गया। इस तरह मुझे पास आते देख उसकी तंद्रा टूटी। वह मेरी ओर मुखातिब हुई। ऐसा लगा जैसे किसी शांत सरोवर में किसी ने पत्थर मार दिया हो और यह हरकत उसे पसंद न आई हो। अचानक उसके मुड़ने से मैं हड़बड़ा गया। मेरे मुंह से बस यही निकला, मैंने आपको पहले कहीं देखा है। उफ, ये छिछले शब्द इतनी तैयारी धरी रह गई। मैंने फिर उसकी ओर देखा। उसका चेहरा अब भी शांत था। मैं झेप चुका था, किंतु अपने यह स्थिति को संभालते हुए फिर कहा, मेरा मतलब आप यहाँ नई लग रही हैं। यह कहकर मैं उसके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। सारा टैलेंट मैं झोंक चुका था, अब बारी उसकी थी। काफी देर बाद वो धीरे से मुस्कुराई, मुझे ध्यान से देखा और हंसते हुए कहा, ब्लैक कोट, यानी कि आप लायर हो। हाँ, आई एम लायर, बट आई एम नॉट टेल अ लाई। मेरे इस उत्तर से वह हंस पड़ी। ओह रियली, बट आप यहाँ नहीं लग रही हैं। मैंने अपने प्रश्न को फिर दोहराया। करता भी क्या, मुझे यह जानने की उत्सुकता तो थी ही, पर कैसे यह पता नहीं था। अब बड़ी जल्दी में है, उसने कहा। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको कैसे पता कि मैं यहाँ नहीं हूँ? जी छोटा सा शहर है हमारा, नाम का समझिए। इससे बड़े तो कई कस्बे होंगे। नया नया मुख्यालय बना है, सो इज्जत थोड़ा बढ़ गई। यहाँ लगभग हर कोई किसी को जानता है। इसी आधार पर मैंने यह कर दिया। अच्छा जी, आप तो बड़े स्मार्ट हैं। फिर आपने पेशा भी वही चुना है जिसमें बाल की खाल निकाल दें। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस अपने परिवार की परंपरा को बढ़ाने के लिए इसे। अपनी बात पूरी करता वह बोल पड़ी। इससे पहले मैं से आपने सही समझा। मैं यहाँ नई ही हूँ। आप किसी काम से यहाँ? जी हाँ, सभी काम से ही किसी जगह जाते हैं, और मैं भी। मैं अपनी बेवकूफ़ी पर हैरान था। एक भी सवाल सही से नहीं पूछा। मैं अपने दोस्त की उस एडवाइस को याद करने लगा जो पिछले हफ्ते ड्रिंक्स के समय उसने मुझसे कही थी। मैंने दिमाग पर जोर दिया। हाँ, याद आया। पहले मुस्कुराना था 2-3 एंगल से, फिर जब लगे कि वह कुछ इम्प्रेस हो रही है तो। मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, यानी पुरानी चीजों में नया ढूंढती हूँ। आप? मेरे मुंह से अनायास ही निकला। हाँ, और मैंने सुना है कि यहाँ कोई महाभारत काल का पूरा स्थल है और कुछ उससे भी पुराने। आपने सही सुना है इसके बारे में। पर क्या आप किसी संस्था की ओर से आई हैं? नहीं, ये मेरा सिर्फ इंटरेस्ट है। मैं इन पर एक पेपर तैयार करना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छा है। माफ करिएगा, अगर आप कहें तो मैं आपकी कुछ मदद करूँ। वैसे मुझे भी पुरानी वस्तु और स्थलों को जानने में बहुत इंटरेस्ट है। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपका लगाव अभी अभी मेरी बातें सुनकर पैदा हुआ है या वाकई ही आप इसमें रुचि रखते हैं? उसकी बातें सुन मैं शर्म से लाल हो गया। मैंने लगभग हकलाते हुए कहा, जी ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा इंटरेस्ट सच में इस विषय में है। यहाँ तक कि मैंने आर्कियोलॉजी में मास्टर डिग्री भी ले रखी है। ओह, ये तो अच्छा है। तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? उसने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी तो जैसे लॉटरी लग गई। मैं यही तो चाहता था कि उसके बारे में और अधिक जान सकूं। यह तो मुंह मांगी मुराद पूरी होने जैसा था। अंदर अंदर मैं बहुत खुश था, किंतु खुद को संयमित करते हुए कहा, यह सब मैं अपने पैशन के लिए करूंगा। ये मेरी बुरी आदत है कि मैं किसी को लीड देते नहीं देख सकता। ऑफ कोर्स अपने लिए। धीरे धीरे बातें अनौपचारिक जोन में आ गई। माफ करिएगा, मैं आपका नाम पूछना भूल गया। जी,
याज्ञसेनी, और आप? योधेय, मेरे मुंह से धीरे से निकला। वह विस्मित से मुझे देख रही थी। यद्यपि मेरा नाम योधेय नहीं है, फिर भी मैंने उससे यही बताया। क्यों, यह मुझे भी पता नहीं था। शायद मन ही मन मैं उसे अपना मान चुका था। आप यहाँ कहाँ ठहरी हुई हैं? मैंने पूछा। अभी तो एक गर्ल लॉज में रूम लिया है, फिलहाल वहीं हूँ। तब तक मेरी रिंगटोन बज उठी। ये वरुण का कॉल था, मेरा असिस्टेंट। शायद वह कोर्ट पहुंच गया था और मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे उससे बातें करते हुए काफी देर हो चुकी थी। बस स्टाफ के बाकी यात्री मुझे अजीब से घूर रहे थे। मुझे जाना पड़ेगा। वरुण मेरा वेट कर रहा होगा। ये रहा मेरा कार्ड। यदि कोई जरूरत हो तो निसंकोच मुझे सूचित करिएगा, मुझे प्रसन्नता होगी। यह कहकर मैं बस में चढ़ गया। वह वहीं अब भी खड़ी थी। रास्ते भर में उसके ही बारे में सोचता रहा। आखिर क्या है जो मुझे वह इतनी खास लग रही थी? मैं मन ही मन इससे फिर मिलने की कामना कर रहा था। रास्ते भर में उसके ही बारे में सोचता रहा। यह बिल्कुल ऐसी है जैसे साथी की मैं कामना करता हूँ। आखिर लोग आज झूठे साबित हो ही गए जो यह कहते थे कि यह खूबियां संभव ही नहीं है। यही सब सोचते हुए कब मैं बस से उतरकर कोर्ट परिसर में पहुंच गया, मुझे पता भी न चला। भीड़ के बीच में भी मुझे न कुछ सुनाई और न ही कुछ दिखाई पड़ रहा था। मैं बस अपनी ही धुन में चलता जा रहा था। वो तो वरुण की आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। सार्जुन सर, कहाँ रह गए थे आप? वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा। सर, कहाँ रह गए थे? उधर हमारे केस की पुकार हो रही है और आपका अता पता नहीं चल रहा। वैसे भी आपने पहले ही सिर ओखली में दे रखा है, तो कम से कम जब तक मूसल से बच सके तब तक तो प्रयास करना चाहिए। और आप हैं कि इन सबसे बेखबर हैं। करेंगे ना संघर्ष? तू तो खामखा डर रहा है। अभी तुमने अपने भाई का जलवा देखा कहाँ है? तेरा भाई अगर ठान ले तो आकाश झुका दे, नदी की धारा मोड़ दे, पर्वत को नतमस्तक कर दे। तूने अभी जाना कहाँ है? मेरे शायराना अंदाज में उससे कहा। पर इन बातों का उस पर कोई खास असर नहीं हुआ। आखिर वह मुझे पिछले 15 सालों से रोज ही देख रहा है। मेरी बातों का मतलब वह अच्छे से जानता है। मेरी बात को वह सुनता तो था, पर वह वास्तविक रूप से बहुत व्यवहारिक व्यक्ति था, जो उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह मुझसे असहमति के बाद भी मेरा विरोध नहीं करता था। उसका मेरे प्रति यह सम्मान ईश्वर का वरदान ही था। फिलहाल जो यह फंदा गले में फंसाया है वही निकाल दो बस। वरुण ने कहा। यह फंदा नहीं है, देखना, जिसे तुम फंदा कह रहे हो उसी रस्सी से हम सीढ़ी बनाकर बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। वो दिन कब आएंगे? वरुण ने एक लंबी सांस ली। वरुण मुझसे 2 साल जूनियर था। काफी समय से हम एक दूसरे को जानते हैं। वह मुझे बड़े भाई जैसा ही मानता है। यद्यपि हम दोनों ने साथ ही लाख करना शुरू किया, किंतु उसके कुछ पेपर में बैक आने से उसे डिग्री पूरी करने में 1 वर्ष अतिरिक्त लगी और मैं यहाँ भी उसका सीनियर बन गया। वरुण बहुत ही तेज तर्रार है। जहाँ मस्तिष्क का प्रयोग बहुत ज्यादा करना पड़े, बस उसी काम को छोड़कर कुछ भी ऐसा नहीं जो उसके लिए असंभव हो।